दुर्दाना बेगम गुस्से की शिद्दत से फट पड़ी थी और काशिफ अकबर को बातें सुना रही थी। काशिफ अकबर ने कहा, तुम मेरे पीछे पड़ गई हो जैसे मैंने सेफ से अहम राज निकाले हैं। दुर्दाना ने कहा, तुम उसे मेरी कोठी में लाए थे, उसे न लाते तो हमारे राजों तक किसी का साया भी नहीं पहुंच सकता था। वो बोला, सिर्फ मैं नहीं तुम भी उसे लाई थी। वो हम दोनों की रजामंदी से यहाँ आया था। उसने नेक बख्त के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए थे। मेरी तरह तुमने भी उस पर एतमाद किया था। वो बोली, हाँ किया था, मगर तुम कैसे मर्द हो उसके हाथ से एक रिवॉल्वर न छीन सके। काशिफ अकबर बोला, मर्दानगी का ताना न दो। मैं विलन के हाथ से रिवॉल्वर छीनने वाला फिल्मी हीरो नहीं, सियासतदान हूँ। अगर तुम चाहती थी कि मुझे एक गोली लगे, मैं मर जाऊं और तुम बेवा हो जाओ, तो फिर तुमने सेफ से तमाम अहम राज खुद अपने हाथों से निकाल कर उन्हें अपने ही बैग में रख कर क्यों उसे दिया। वो बोली, मैं तो औरत हूँ। कुदरत ने औरतों को डरपोक बनाया है, इसलिए मर्द उसका बॉडीगार्ड बनता है। बॉडीगार्ड की बात पर काशिफ अकबर ने चौंक कर सिक्योरिटी अफसर को बुलाया। उसने आकर सैल्यूट किया। काशिफ अकबर ने गरज कर पूछा, क्या तुम सिर्फ सैल्यूट करने की तनख्वाह लेते हो या पूरी जिम्मेदारी से ड्यूटी भी करते हो? वो बोला, सर मैंने कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दिया। काशिफ अकबर ने कहा, हमारे साथ जो मेहमान आया था उसके यहाँ आने के बाद एक शख्स एक बैग में ऑडियो और वीडियो कैसेट्स लेकर आया था। क्या तुमने उन वीडियो कैसेट्स को चेक किया था? वो बोला, यस सर। उस बैग में सिर्फ 2 ऑडियो और 3 वीडियो कैसेट्स थे और कुछ नहीं था। काशिफ अकबर ने कहा, तुमने वीडियो कैसेट्स को खोल कर चेक क्यों नहीं किया? वो बोला, सर किसी भी कैसेट को कैसे खोला जा सकता है? वो तो हर तरफ से पैक्ड होता है, उसे खोलने से तमाम वीडियो टेप खुलकर बिखर जाता। काशिफ अकबर ने कहा, क्या तुम्हारे पास इतनी सी अकल नहीं है कि एक वीडियो कैसेट में छोटे साइज का एक रिवॉल्वर छुपा कर यहाँ भेजा जा सकता है? वो हैरानी से बोला, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था और आपने भी अपनी अकल से ऐसा नहीं सोचा था, वरना बाहर से वीडियो कैसेट्स न मंगवाते। काशिफ अकबर बोला, शट अप एंड गेट आउट। वो सलूट करके चला गया। दुर्दाना ने कहा, वो ठीक कह रहा था। हमारी अकल में भी ये बात नहीं आई थी कि एक कैसेट के अंदर हमारी मौत का सामान आ सकता है। ये कमीना अमीर हमजा बहुत ही मक्कार है। फोन की घंटी बजने लगी। काशिफ अकबर ने रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो कौन है? दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या काशिफ अकबर साहब हैं? खुफिया हाथ के पर्सनल सेक्रेटरी बात करना चाहते हैं। वो खुश होकर बोला, जी हाँ मैं ही काशिफ अकबर हूँ, आप बात करवाएं। उसने रिसीवर के माउथ पीस पर हाथ रखकर खुशी से कहा, खुफिया हाथ ने हमें याद किया है, जरूर कोई खास बात होगी और हमारे मतलब की बात होगी। थोड़ी देर के बाद पर्सनल सेक्रेटरी ने कहा, हेलो मिस्टर काशिफ अकबर, आपको एक खुशखबरी सुना रहा हूँ। हमारे बॉस आपको तरजीह देने के बारे में कुछ सोच रहे हैं। काशिफ अकबर ने कहा, क्या वाकई? आप एक इतनी बड़ी खुशखबरी सुना रहे हैं, लेकिन वो तो नेक बख्त को हम पर तरजीह दे रहे थे। खुफिया हाथ के सेक्रेटरी ने कहा, सियासत में किसी वक्त भी बाप को गधा और गधे को बाप बनाया जा सकता है। नेक बख्त के सेफ से ऐसे ऐसे अहम राज चुराए गए हैं कि अवाम में उसकी मकबूलियत का ग्राफ नीचे आ रहा है, लिहाजा आपको दोबारा इक्तिदार की कुर्सी पर लाने का फैसला किया गया है। काशिफ अकबर ने कहा, प्लीज मेरे ही हक में फैसला करें, खुफिया हाथ से मेरी बात करवाएं। सेक्रेटरी ने कहा, उनसे बात हो जाएगी, लेकिन आप पहले ये लिख कर भेज दें कि नेक बख्त की तरह आपकी पोजीशन कमजोर नहीं है और आपके मुखालिफिन आपकी किसी भी कमजोरी का फायदा नहीं उठाएंगे। काशिफ अकबर परेशान हो गया। थोड़ी देर के लिए भूल गया था कि नेक बख्त की तरह उसके सेफ को भी लूट लिया गया है। उसके कई अहम राज अवाम के सामने आएंगे तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। पर्सनल सेक्रेटरी ने पूछा, हेलो आप खामोश क्यों हो गए? काशिफ बोला, वो मैं खुशी के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मगर पहले उनसे एक खुफिया मुलाकात हो जाए तो बेहतर होगा। मैं कुछ ऐसी राज की बातें करना चाहता हूँ जो फोन पर नहीं कर सकता। सेक्रेटरी ने कहा, खुफिया मुलाकात भी हो जाएगी, पहले जमानत दें कि केटी बंदर की तरह आइंदा आपकी कोई कमजोरी किसी मुखालिफ के हाथ नहीं आएगी। आप जमानत नहीं देंगे तो बात नहीं बनेगी, बॉस अपना वक्त जाया नहीं करेंगे। दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया गया। काशिफ अकबर ने रिसीवर को क्रेडल पर पटक कर कहा, लानत है इस बदमाश पर, ऐसे वक्त लूट कर गया है जब कुर्सी मिल रही है और कुर्सी खरीदने वाली रकम नहीं रही। वो दुर्दाना बेगम को बताने लगा, खुफिया हाथ नेक बख्त को कमजोर होने के बायस उसे छोड़ रहा है और मेरे सर पर शफकत का हाथ रखना चाहता है, लेकिन उसे मालूम होगा कि मेरा सेफ भी लूट लिया गया है तो वो हमें भी बैठने के लिए तख्ता देगा, तख्त नहीं। दुर्दाना गुस्से से पांव पटकते हुए इधर से उधर टहलने लगी। कहने लगी, आखिर ये हमजा है क्या चीज? ये ना तो पुलिस के कब्जे में आता है, ना फौज उसे पकड़ती है। CIA और इंटरपोल जैसे इदारे भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जी चाहता है वो अभी सामने आए और मैं उसका गला दबाकर अपने सेफ की एक एक चीज वापस छीन लूं। काशिफ अकबर बोला, उसकी गर्दन मोटी है और तुम्हारे हाथ छोटे हैं। गुस्से से नहीं, अकल से सोचो। ऐसे सुनहरी मौके से फायदा उठाने के लिए मेरी अकल कहती है कि हमजा सामने आए तो हम दोनों उसके कदमों में गिर पड़े। दुर्दाना बोली, उसका मुंह कभी नजर नहीं आता, पाँव कैसे नजर आएंगे? पाँव नजर आएंगे तब कदमों में गिरेंगे ना। वो यहाँ से चोरी करके गया
गया है और चोर कभी अपने घर का पता और फोन नंबर नहीं बताता। बड़ी मुश्किल है हम उसे कहाँ तलाश करें। वो बोला, क्या तमाम अखबारात में ये पैगाम शाया करवाया जाए कि अमीर हमजा साहब, आप कल शाम जिस कोठी में मेहमान थे वो मेजबान आपसे फोन पर गुफ्तगू करना चाहता है। आप फोन नंबर जानते ही हैं, हम आपके फोन का इंतजार कर रहे हैं। वो बोली, दोपहर हो चुकी है, पैगाम आज देंगे तो कल के अखबारात में शाया होगा। आप अखबारात के अलावा रेडियो और टीवी के जरिए भी यही पैगाम दें और ये अच्छी बात होगी कि पैगाम में हमारा फोन नंबर न बताया जाए। इस तरह हमारे मुखालिफिन को और खुसूसन नेकबख्त को मालूम नहीं होगा कि ये पैगाम हमने अमीर हमजा को दिया है। वो बोला, फिर ये कि हम उसे चोर नहीं मेहमान कहेंगे तो किसी को ये मालूम नहीं होगा कि हमारे घर आने वाले ने सेफ से चोरी की है। उन्होंने सेक्रेटरी को बुलाकर वो मुख्तसर सा पैगाम नोट करवाया। उसे हुक्म दिया, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि ये पैगाम हमारी तरफ से है। अभी जाकर रेडियो और टीवी के इश्तिहारी रेट के मुताबिक उन्हें नकद रकम देकर ताकीद करो कि हर 15 मिनट के बाद इस पैगाम को नशर किया जाए। सेक्रेटरी हुक्म की तामील के लिए चला गया। शाम को खुफिया हाथ के सेक्रेटरी ने फोन पर कहा, मिस्टर काशिफ अकबर, आपने जिस मेहमान को फोन करने का पैगाम दिया था उसने हमें फोन किया है। काशिफ अकबर ने अनजान बनकर पूछा, आप किस मेहमान की बात कर रहे हैं? मैंने किसी को पैगाम नहीं दिया था। खुफिया हाथ का सेक्रेटरी बोला, ठीक है, तो फिर आप ये मालूम नहीं करना चाहेंगे कि वो मेहमान कौन था और उसने हमें फोन पर कौन सी बात बताई है? काशिफ अकबर उलझन में पड़ गया। ये मालूम करना जरूरी था कि किसने उस सेक्रेटरी से बात की है और उसे क्या बताया है। उसने कहा, आपने अभी फरमाया था कि मैंने किसी मेहमान को फोन करने का पैगाम दिया है। इसका मतलब है उस मेहमान ने आपसे मेरा जिक्र किया है तो उसने अपना नाम भी बताया होगा। सेक्रेटरी बोला, जब आपने किसी मेहमान को कोई पैगाम नहीं दिया तो फिर आप उसका नाम क्यों पूछ रहे हैं? काशिफ अकबर ने कहा, आप मुझसे उसका जिक्र कर रहे हैं इसलिए तजस्सुस पैदा हो रहा है। खुफिया हाथ के सेक्रेटरी ने कहा, तो फिर तजस्सुस में मुब्तला रहें। आप इकरार नहीं कर रहे हैं कि आपने किसी को पैगाम दिया था, लिहाजा आपका उससे कोई वास्ता नहीं है। माकूल बात कर रहा हूँ ना, क्या फोन बंद कर दूं? काशिफ अकबर बोला, जस्ट मिनट, मैं इकरार करता हूँ, मैंने अमीर हमजा को फोन पर बात करने का पैगाम दिया था। प्लीज बताएं उसने आपसे क्या कहा है। खुफिया हाथ का सेक्रेटरी बोला, आपकी कोठी के बेडरूम में जो वारदात उसने की है उसकी इत्तला हमें दी है। काशिफ अकबर ने परेशान होकर दुर्दाना को देखा, फिर माउथ पीस पर हाथ रख कर बोला, उस कमीने कुत्ते ने हमारे सेफ को लूटने की बात भी खुफिया हाथ तक पहुंचा दी है। दूसरी तरफ से सेक्रेटरी ने पूछा, आप किस सोच में पड़ गए? हमजा ने आपको और नेकबख्त को एक साथ एक ऐसे मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां एक फूंक मारते ही तुम दोनों बुलंदी से बहुत गहरी पस्ती में गिर पड़ोगे। काशिफ अकबर बोला, आप दुरुस्त फरमाते हैं। आप मेरी एक बात अपने बॉस तक पहुंचा दें। हमजा दरअसल आपके बॉस का मुखालिफ है। अगर बॉस ने हमारे सरों पर हाथ न रखा और किसी तीसरे चौथे को यहाँ का हुक्मरान बनाने की कोशिश की तो हमजा उन्हें भी हमारी तरह बर्बाद कर देगा। किसी जरखरीद सियासतदान के पीछे वो आपके बॉस को इस मुल्क में अपनी मनमानी नहीं करने देगा। सेक्रेटरी ने रिसीवर रख दिया। खुफिया हाथ करीब ही एक रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा फोन के लाउड स्पीकर से उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। वो बोला, उसने आखिरी बात दुरुस्त कही है। मैं किसी भी सियासतदान को आलाकार बनाकर पाकिस्तान को अपने जेरे असर रखना चाहूंगा। हमजा और राजा नवाज उसके कदम उखाड़ देंगे। सेक्रेटरी अदब से सर झुकाए खामोश खड़ा था। वो रिवॉल्विंग चेयर पर दाएं से बाएं घूमकर बोला, सांप का जहर निकाल दिया जाए तो फिर वो किसी को डसने के काबिल नहीं रहता। राजा नवाज के लिए इंतजामात किए जा चुके हैं, उसका इख्तिताम होने वाला है। कल तक हमजा के अंदर से भी तमाम जहर निचोड़ डालूंगा। राजा नवाज ने हंसते हुए टीना को देखा, फिर कहा, तुम खामखा डर रही हो, मेरी ये रिहाइश गाह बिल्कुल महफूज है। वो बोली, तुम अच्छी तरह जानते हो खुफिया हाथ कितने वसी जराए का मालिक है। अगर उसका कोई मुखालिफ जिंदा किसी कब्र में जाकर छुप जाए तो उसके जासूस वहाँ भी पहुँच जाते हैं। राजा बोला, आज तक उसका कोई जासूस हमारे साए तक भी नहीं पहुँच सका। अल्लाह हमारी मदद करता है। यही देख लो कि मुझे खुले समंदर में दूर कहीं कत्ल करने का मंसूबा था। वाकई मेरे जांबाजों को कोई मोटर बोट न मिलती तो वहाँ दुश्मनों की मोटर बोट्स दोनों तरफ से घेर कर मुझे फरार होने का मौका न देती। मैं बोट से कूदकर समंदर के पानी में कई किलोमीटर दूर साहिल तक न पहुँच पाता। वो मेरे साथ तुम्हें भी मार डालते, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें मेरी जान बचाने का वसीला बना दिया। तुमने उनसे निजात पाने के लिए मुझ पर भरोसा किया है। इंशाअल्लाह तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। वो एक इजी चेयर पर बैठा हुआ था। टीना उसके सामने फर्श पर घुटने टेक कर उसके जानों पर सर रख कर बोली, मैंने आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करने वाले की पनाह में रहना गवारा नहीं किया। तुम पर भरोसा करके यहाँ न आती तो वहाँ मेरे पास बहुत कुछ होता, मगर इज्जत आबरू न होती। वो फर्श पर घुटने टेके उसके जानों से ऐसे लिपटी थी कि वो उसके हुस्न शबाब की हरारत महसूस कर रहा था। सामने खाली दीवार पर उसे अपनी नाज़ा दिखाई दे रही थी। वो उसकी जिंदगी की पहली मोहब्बत थी और
شاید آخری بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ حسین ترین دوشیزاؤں کو دیکھ کر بھی اس کا دل کسی پر نہ آتا۔ جہاں حسن و شباب کا نظارہ ہوتا وہاں نازاں کا تصور ان تمام نظاروں پر حاوی ہو جاتا۔ وہ ٹینا کو دور کرنے کے لیے کرسی سے اٹھنے لگا تو اسے بھی فرش سے اٹھتے ہوئے الگ ہونا پڑا۔ اس نے پوچھا، کیا تمہارے ساتھی نہیں ہیں؟ اتنے بڑے مکان میں ہم تنہا رہیں گے؟ وہ بولا، میرے 2 جاں باز تمام رات مکان کے باہر چھپے رہیں گے، صبح وہ جائیں گے، ان کی جگہ دوسرے جاں باز آ جائیں گے، خطرہ محسوس ہوتے ہی موبائل کے ذریعے کال کریں گے، پھر منٹوں میں درجنوں جاں باز یہاں پہنچ جائیں گے۔ وہ بولی، تمام احتیاطی تدابیر سے بڑا حوصلہ ہو رہا ہے، لیکن میں اتنے بڑے مکان کے ایک بیڈ روم میں تنہا نہیں رہوں گی، تم بھی اسی کمرے میں رہو، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ راجا نے کہا، دیکھو اس کمرے کے ساتھ ہی میرا کمرہ ہے، دونوں کمروں کے درمیان یہ دروازہ ہے، اس باہر کھلنے والے دروازے کو لاک کر لو اور اس درمیانی دروازے کی چٹخنی ادھر سے لگا لو، جیسے ہی کوئی خطرہ محسوس کرو تو چٹخنی کھول کر میرے پاس آ جانا، کیوں ٹھیک ہے؟ اس نے رضامندی سے سر ہلایا۔ راجا نے اس کے شانے کو تھپک کر کہا، شاباش، اسی طرح حوصلہ رکھو اور سمجھو کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اس نے درمیانی دروازے کی چٹخنی ہٹائی، اسے کھول کر دوسرے کمرے میں جانے لگا۔ ٹینا نے اس کے بازو کو تھام کر کہا، میں نے تمہارے مخالفین کی زبان سے سنا تھا کہ تم ہوس پرست ہو، اسی لیے وڈیرے کی حسین اور جوان بیٹی کو اغوا کر کے لے گئے تھے، لیکن آج یہ الزام غلط ثابت کر رہے ہو۔ میں بھی حسین ہوں مگر تم شرافت سے مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ راجا نے کہا، میں اور امیر حمزہ زر زن زمین کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم نے خود کو ملک اور قوم کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ وہ ایک قدرتی معاملہ تھا کہ نازاں میرے دل و دماغ پر چھا گئی تھی، مگر اس بیچاری کو محبت کرنے کی سزا ملی، میں اسے کبھی بھول نہیں پاؤں گا۔ اسلام میں رہبانیت ممنوع ہے، مسلمان کے لیے شادی کرنا اور اپنی نسل کو آگے بڑھانا لازمی ہے، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں۔ نازاں کے بعد کوئی حسین ترین عورت بھی مجھے متاثر نہیں کر سکے گی۔ وہ دروازے کے دوسری طرف جا کر اسے بند کرتے ہوئے بولا، اپنی طرف سے چٹخنی چڑھا لو۔ اس نے بھی اپنی طرف کی چٹخنی چڑھا لی۔ ایک میز پر تھرمس میں چائے تھی، وہ ایک کپ میں چائے ڈالنے کے بعد پینے لگا۔ ٹینا کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میک اپ اور گیٹ اپ میں اسے مہارت حاصل ہے، دوسرے دن اس کے لیے تمام ضروری سامان منگوا لیا جائے گا، پھر خفیہ ایجنسیوں والے اسے پہچان نہیں سکیں گے۔ اس کے فون کا بزر سنائی دیا، اس نے اسے آن کر کے کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے حمزہ کی آواز سنائی دی، راجا، میں نے اچانک اسلام آباد چھوڑ دیا ہے، تم بھی فوراً کراچی چھوڑ دو۔ راجا نے پوچھا، آخر کیا بات ہے؟ حمزہ نے کہا، کوئی سوال نہ کرو، ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس شہر سے نکلو یا کوئی بھیس بدل کر ایسی جگہ روپوش ہو جاؤ کہ تم پر کوئی شبہ نہ کرے، میں 15 منٹ کے بعد تمہیں تمام حالات بتاؤں گا۔ حمزہ نے فون بند کر دیا۔ راجا پریشان ہو کر سوچنے لگا، ہم یقیناً خطرات میں گر گئے ہیں، اسی لیے حمزہ نے فوراً جگہ بدلنے کا مشورہ دیا ہے، لیکن ایسی ہنگامی حالت میں ٹینا کو کہاں لے جاؤں؟ اس نے موبائل کے ذریعے ایک جانباز کو مخاطب کیا، اسے پوچھا، تم مکان سے کتنی دور ہو؟ جواب ملا، تقریباً 30 گز کا فاصلہ ہے، ایک مکان کی چھت پر ہوں۔ راجا نے کہا، ابھی حمزہ نے مجھے فوراً دوسری جگہ جانے کے لیے کہا ہے، کوئی تشویشناک معاملہ ہوگا، میں ٹینا کو ساتھ نہیں لے جا سکوں گا اور وہ یہاں تنہا خوفزدہ رہے گی، تم فوراً پچھلے دروازے سے میرے پاس آؤ۔ وہ بولا، سر میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ راجا نے فون کو آف کیا، پھر بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اس نے کمرے کے پچھلے دروازے کو کھول دیا تھا، ایک جانباز 5 منٹ کے اندر وہاں پہنچ گیا۔ راجا نے کہا، وہ صرف مجھ پر بھروسہ کرتی ہے، اسے معلوم ہوگا تو مجھے تنہا نہیں جانے دے گی، تم میری جگہ یہاں رہو، میں بعد میں تم سے رابطہ کروں گا۔ وہ ضروری سامان کا ایک بیگ لے کر پچھلے دروازے سے باہر آ گیا۔ باہر تاریکی تھی، آسمان پر صرف ستارے چمک رہے تھے۔ راجا وہاں کے راستوں سے واقف تھا، تاریکی میں چلتا ہوا اس مکان سے دور جانے لگا۔ 15 منٹ کے بعد حمزہ نے اسے فون پر مخاطب کیا، تم کہاں ہو؟ وہ بولا، کھوکھرا پار کے ایک کچے راستے پر ہوں، تم مجھے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ حمزہ نے کہا، ہمیں جو خفیہ امداد مل رہی تھی وہ اچانک بند ہو گئی ہے، جو ریٹائرڈ محب وطن فوجی ہمارے جانباز بنے ہوئے تھے انہیں واپس بلایا جا رہا ہے۔ راجا نے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو حمزہ؟ ہمارا یہ ملک پاک آرمی کے دم قدم سے ہی سلامت ہے۔ حمزہ نے کہا، بے شک، آج بھی آرمی نے ہمارے ملک کو سلامت اور قائم رکھا ہے، لیکن جس طرح ملک کے ہر شعبے میں ملک دشمن عناصر ہوتے ہیں اور فوج میں بھی بے شمار ایسے محکمے ہیں جن میں سویلین بھی کام کرتے ہیں، اور کچھ بھی کہہ لیا جائے لیکن آئینی طور پر فوج وزیر داخلہ کے ماتحت ہی ہوتی ہے، اور ایسے مفاد پرست سیاستدان جو ایک عرصے سے خفیہ ہاتھ کے سائے میں رہ کر محبان وطن فوجی افسران پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کیوں درپردہ سیاستدانوں کے خلاف اندرون ملک اور بیرون ملک میں امیر حمزہ کو ضروری امداد پہنچاتے رہتے ہیں۔
राजा ने कहा, ओ गॉड, ये खुफिया हाथ इस हद तक पहुंचा हुआ है। हमजा ने कहा, हाँ, अचानक मफाद परस्त लोगों को आला ओहदे देकर बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। जो अफसरान हमारी मदद करते थे उनमें से किसी को जबरन रिटायर किया गया है और किसी को छुट्टी पर भेज दिया गया है। जितने जांबाज हमारा साथ देते रहे थे उनको दोबारा मुलाजिमत देने के लिए बुलाकर कैंप तक महदूद रखा जाएगा ताकि उन्हें हमारे किसी काम आने का मौका न मिले। राजा ने कहा, इसका मतलब है हम दोनों तन्हा रह गए हैं। अमीर हमजा ने कहा, तन्हा भी रह गए हैं और चंद सहूलतों से भी महरूम हो गए हैं। मसलन हम अपने मददगार अफसरान के ताउन से नेकबख्त और काशिफ अकबर की बदआमालियां रेडियो, टीवी और अखबारात के जरिए अवाम पर जाहिर कर सकते थे, लेकिन उन तमाम मीडियाज के अफसरान तब्दील कर दिए गए हैं। अखबारात को भी पाबंद किया जाएगा कि वो नेकबख्त और काशिफ अकबर के खिलाफ हकायक शाया न करें। राजा ने कहा, यार हमजा, तुम दोनों के सेफ तक पहुंचकर उनके अहम राज और कई सियासी कमजोरियां हासिल करने के लिए बड़े खतरात से खेले थे। तुम्हारी इतनी मेहनत जाया हो गई। हमजा ने कहा, मेहनत कभी जाया नहीं होती। हमारे जिहाद के नतीजे अभी सामने नहीं आ सकेंगे, लेकिन मौर्रिख हजरात तक हमारी मेहनत पहुंचेगी। आज न सही, आने वाले दौर में पाकिस्तान की तारीख के ये स्याह बाब जरूर लिखे जाएंगे। राजा ने कहा, हमारा कोई अड्डा या कोई पनाहगाह अब खुफिया नहीं रह पाएगी। जिन रिटायर्ड जांबाजों को दोबारा मुलाजमत देकर कैंप में रखा जाएगा, वहाँ उनसे हमारे बहुत से राज उगलवाए जाएंगे। हमजा बोला, जांबाजों में शायद चंद ही ऐसे होंगे जो किसी न किसी मजबूरी के बायस उन्हें कुछ बता देंगे, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ वो शहर छोड़ दो। मैं तो इस्लामाबाद छोड़ चुका हूँ और अब 1 घंटे में लाहौर पहुँचने वाला हूँ। राजा नवाज बोला, जब सियासतदानों को मुहासबे, गिरफ्तारी और सजा पाने का खौफ होता है तो वो दूसरे मुल्कों में जाकर सियासी पनाह हासिल करते हैं। क्या हमें भी किसी दूसरे मुल्क में जाकर पनाह लेनी होगी? हमजा ने कहा, हम हुक्मरान बनने का लालच करने वाले सियासतदान नहीं हैं। हम किसी दूसरे मुल्क में जाकर मुंह नहीं छुपाएंगे, अगरचे हमसे तमाम सहूलतें छीन ली गई हैं। हमारे जराए इतने महदूद कर दिए गए हैं कि इन हालात में भागना ही पड़ता है, लेकिन हम नहीं भागेंगे। ये मुल्क हमारा घर है और हम घर से बेघर होकर मुखालिफिन को अपना घर तबाह करने नहीं देंगे। राजा बोला, बेशक घर से भागने का मतलब ये है कि हम अपने घर के दूसरे तमाम अफराद को मुखालिफिन के रहम करम पर छोड़ देंगे। इन मुखालिफिन से निमटने के लिए अब हम अपनी हिकमत अमली में तब्दीलियां करेंगे। अमीर हमजा ने कहा, खुफिया हाथ के जराए इतने वसी हैं कि वो सैटेलाइट के जरिए हमारी फोन पर होने वाली गुफ्तगू रिकॉर्ड कर सकता है, इसलिए हम आइंदा ये फोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। परसों से रायविंड में लाखों मुसलमानों का तबलीगी इजलास शुरू होने वाला है। कल तक अपने चेहरे पर कुछ तब्दीलियां करके परसों रायविंड पहुंचो। मैं भी चेहरे से पहचाना नहीं जाऊंगा। हम पासवर्ड के जरिए एक दूसरे को पहचानेंगे। हम में से एक कहेगा दुनिया बदल जाती है, दूसरा जवाब देगा दीन नहीं बदलता। राजा ने कहा, हम लाखों के मजमे में कहाँ मिलेंगे? हमजा ने कहा, रेलवे स्टेशन वाली मस्जिद में मुलाकात होगी। इस गुफ्तगू के दौरान में राजा चलता जा रहा था। तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला तय कर चुका था। ऐसे ही वक्त बहुत दूर बम का धमाका सुनाई दिया। वो चौंक कर रुक गया। उसने पलट कर देखा, जिस आबादी को छोड़कर आया था वहाँ रात की तारीकी में आग का एक बड़ा सा गोला बुलंदी की तरफ उभरता हुआ दूर तक फैल रहा था। वो बेख्तियार बोला, या अल्लाह, बेशक तू आलिमुल गैब है। हमजा ने पूछा, क्या हुआ? मैंने धमाके की आवाज सुनी है। राजा ने कहा, हाँ, जिस आबादी से आया हूँ वहाँ जबरदस्त कुव्वत वाले बम का धमाका हुआ है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हमारी उस खुफिया रिहाइश गाह में मुझे हलाक करने के लिए बम ब्लास्ट किया गया है। या अल्लाह तेरी शान, कुदरती हालात मुझे इतनी दूर ले आए। हमजा ने कहा, पता नहीं कहाँ कहाँ हमारी हलाकत का सामान किया गया होगा। जितनी जल्दी हो सके राजा नवाज की शख्सियत को आर्जी तौर पर गायब कर दो। चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी के लिए डॉक्टर आफताब शिराजी के पास न जाना। खुफिया हाथ के कारिंदे हमारे किसी साथी पर टॉर्चर करके ये उगलवा सकते हैं कि हम या हमारे जांबाज कभी कभी चेहरों पर तब्दीलियां करने के लिए डॉक्टर आफताब शिराजी के पास जाया करते थे। राजा ने कहा, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। मुझे टीना के लिए अफसोस हो रहा है। उसने खुफिया एजेंसी से निजात हासिल करने के लिए मुझ पर भरोसा किया था। हमजा ने कहा, क्या पाकिस्तान में पहली बार एक टीना को इस तरह हलाक किया गया है? अगर उस धमाके में तुम हलाक हो जाते तो मैं अफसोस न करता। हम मरने के लिए पैदा हुए हैं। मुखालिफिन के खिलाफ जिहाद में शिद्दत पैदा करना है। मैं तुम्हें सख्ती से मना कर रहा हूँ, जहाँ बम धमाके में टीना मारी गई है उधर पलट कर न जाना। जितनी जल्दी मुमकिन हो वहाँ से दूर निकल जाओ। फोन पर ये हमारी आखिरी गुफ्तगू है। अब परसों रायविंड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। हमजा ने मोबाइल बंद कर दिया। राजा ने भी अपने मोबाइल को ऑफ करते हुए सोचा, मैं अपनी जगह एक जांबाज को छोड़ आया था। बेचारे ने मेरी जगह जान दे दी, लेकिन कोई मौजज़ा भी हो सकता है। मुमकिन है किसी वजह से वो बच गया हो। मैं उसे कॉल करके मालूम कर सकता हूँ। उसने उस जांबाज के मोबाइल फोन के नंबर पंच किए, फिर उसे कान से लगाया। दूसरी तरफ से कोई आवाज सुनाई न दी। दिल उदास हो
गया। उस जांबाज के साथ टीना की हलाकत की भी तस्दीक हो गई। उसने अपने फोन के पावर को बंद करके उसे बड़ी मायूसी से एक तरफ दूर फेंक दिया। दिल में कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। टीना के पास भी मोबाइल फोन था, मुझे उसका नंबर पूछना चाहिए था। सोचा था इत्मीनान से पूछूंगा। वैसे पूछने या ना पूछने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अपना जांबाज फोन समेत हमेशा के लिए खामोश हो गया था तो मौत टीना को भी हमेशा के लिए खामोश कर चुकी होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।